तो सत्ता परिवर्तन, परमाणु शक्ति बनने से रोकना, बैलिस्टिक संकट खत्म करना, ये वो लक्ष्य थे जिन्हें केंद्र में रखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका था, जिसका पहला दौर 40 दिन चला। आज से 15 दिन का युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन ट्रंप अपना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। ईरान 40 दिन बाद भी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा है, अडिग है। ऐसे में सवाल है कि पूरी शक्ति के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लौटकर बातचीत की टेबल पर क्यों आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जो मंगलवार को ईरान के सर्वनाश की धमकी देने वाले ट्रंप बुधवार के दिन बैकफुट पर आ गए? ये पूरी डिटेल आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। 7 अगस्त को सभ्यता का विनाश करने वाला पोस्ट किया, जिसके बाद ईरान ने मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी, जबकि अमेरिका इसके बाद भी कोशिशें करता रहा। 14 दिन का युद्ध विराम हुआ, लेकिन ईरान के 10 बिंदु वाले प्रस्ताव पर, जिसे ईरान ने ट्रंप के 15 बिंदु वाले प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भेजा था। युद्ध विराम हुआ, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। वो टैक्स वसूलेगा, यानी ट्रंप युद्ध विराम के दौरान भी हॉर्मुज में जंग से पहले की स्थिति हासिल नहीं कर पाए। और 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक के साथ जंग की शुरुआत की। सुबह के वक्त अमेरिका ने खामनेई के दफ्तर बेत रहबरी पर बमबारी की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली गलती थी, क्योंकि इससे सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य एक झटके में समाप्त हो गया। खामनेई की मौत का असर यह हुआ कि इस्लामी शासन के विरोधी अब अमेरिका के विरुद्ध खड़े हो गए। राष्ट्रवाद की भावना जल उठी और अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता ने सिर पर कफन बांध लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी गलती 7 अप्रैल को की। उन्होंने पोस्ट किया कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। इस पोस्ट से पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ हो गई। ईरानी जनता का समर्थन किसके साथ है, यह सभ्यता मिटाने वाले बयान के बाद दिखा। लोग पुलों और पावर स्टेशनों पर जमा हो गए और ग्लोबल दबाव में ट्रंप को हथियार डालने पड़े। 28 जनवरी को जंग के पहले दिन खामनेई को मारकर ट्रंप और उनके कमांडर्स ने पहली गलती की, जबकि 7 अप्रैल को सभ्यता का विनाश करने वाली धमकी देना ट्रंप की दूसरी बड़ी गलती थी, जिसने ईरान को एकजुट कर दिया। जबकि इस दौरान तेल की कीमतें बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सहयोगियों के पीछे हटने और महाअभियोग के डर से घरेलू राजनीति ने ट्रंप को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में 4 बड़े लक्ष्य तय किए थे। पहला लक्ष्य था ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिसमें उन्हें सफलता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टॉप लीडरशिप खत्म करने के केंद्र में उद्देश्य सत्ता परिवर्तन था, जिसमें अमेरिका पूरी तरह से फेल रहा। युद्ध विराम के बाद मुस्तबा की स्थिति ईरान में और मजबूत हो गई है। इसके अलावा ट्रंप का लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को तबाह करना था, जिसमें अमेरिका सफल नहीं हो सका। ईरानी दावों की माने तो उसके पास अब भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। वो नई मिसाइलें भी तैयार कर रहा है। ईरान में सबसे बड़ा लक्ष्य परमाणु संवर्धन को रोकना था, ताकि ईरान एटम बॉम्ब ना बना सके। लेकिन ईरान अब भी संवर्धन की जिद पर अड़ा है, यानी यहां भी अमेरिका पूरी तरह सफल नहीं हो सका। तो सीज फायर के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, लेकिन ईरान की दखल उसमें खत्म नहीं होगी। ईरान का दखल खत्म नहीं होगा। ईरान की शर्तों को लेकर जो खबरें आई हैं, उसके मुताबिक ईरान का हॉर्मुज प्लान एक्टिव होने वाला है, जिसके तहत वो युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज में टोल वसूलेगा। ओमान भी इस वसूली में पार्टनर बनने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज के कुछ हिस्से ओमान की सीमा के भीतर भी आते हैं। इसलिए सीज फायर के बाद तेल की सप्लाई तो शुरू हो जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि वर्षों तक दुनिया के सभी देशों को अपने जहाज और टैंकर के बदले ईरान और ओमान को अब मोटी फीस चुकानी होगी। यही वजह है युद्ध खत्म होने के बावजूद अरब देश हॉर्मुज का विकल्प तलाशते रहेंगे। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई होगी। हॉर्मुज में ईरान जहाजों से फीस वसूलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में ईरान ओमान टोल वसूल करेंगे। अमेरिका को वसूली को मंजूरी देनी होगी। ईरान हर तेल टैंकर से 18 करोड़ रुपए वसूल सकता है। और हॉर्मुज स्ट्रेट के आंकड़ों की बात करें तो युद्ध से पहले यहां से करीब प्रतिदिन कुल 138 टैंकर और जहाज गुजरते थे। हॉर्मुज से तेल टैंकर के जरिए दुनिया में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ईरान प्रति जहाज 18 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल सकता है। इस हिसाब से हॉर्मुज में एक दिन में करीब 2482 करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है। यानी हॉर्मुज में टोल की वसूली शुरू हुई तो हर महीने ईरान को 41,559 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। इजरायल पिछले महीने से ही ईरान के इस प्लान को नाकाम करने में जुट गया था। इजरायल ने अरब देशों को कहा कि वो तेल का व्यापार इजरायल से करने का प्लान बनाए,
इसके लिए फारस की खाड़ी के किनारे से जॉर्डन के रास्ते पाइपलाइन बनाई जा सकती है। इजराइल मिडिल ईस्ट के देशों को तेल की सप्लाई को हाइफा पोर्ट से करने की योजना पर काम कर रहा है। इजराइल और अरब देश चाहते हैं कि सिर्फ होर्मुज नहीं बल्कि हूती की वजह से लाल सागर के रूट को भी बाईपास करके तेल पाइपलाइन लगाई जाए। अरब देशों को प्रस्ताव दिया है, अरब को सीधा भूमध्य सागर से जोड़ा जाएगा। लाल सागर में हूती के खतरे को अहमियत दी गई है। छोटा तेल टैंकर एक बार में 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा सकता है। बड़े समुद्री तेल टैंकर 30 लाख बैरल तेल लेकर सफर कर सकते हैं। पाइपलाइन की क्षमता प्रेशर और पाइप के आकार पर निर्भर होती है। तो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तमाम अरब देश, और ऐसे में सवाल है कि होर्मुज को बाईपास करने के लिए दूसरी जगहों की तरह नहर का निर्माण क्यों नहीं कराया जाता है। असल में ऐसा निर्माण बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में पहाड़ और दर्रों की मौजूदगी है जिसे काटना, नष्ट करना और फिर एक नहर तैयार करना बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में कई ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं जिसे काटना मुमकिन ही नहीं है। कोशिश भी हुई तो वर्षों तक का वक्त लग सकता है। युद्ध के दौरान अब कैक से यानबू पोर्ट तक जाने वाली सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल की सप्लाई होती रही। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से सप्लाई को और बढ़ाने पर बात चल रही है। फिलहाल 70 लाख बैरल प्रतिदिन पाइपलाइन की सप्लाई क्षमता है। इसे 2 गुना 3 गुना करने का प्लान तैयार हो रहा है। इसी के बगल में नई पाइपलाइन बिछाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। होर्मुज को बाईपास करने के लिए मिडिल ईस्ट में कई पाइपलाइन बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। अब पुराने रूट पर ही नई पाइपलाइन लगाई जा सकती है। पाइपलाइन की क्षमता को कई गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही लाल सागर में कई पोर्ट बनाए जा सकते हैं। ओमान और लाल सागर को तेल सप्लाई का नया केंद्र बनाने की योजना भी शुरू हो सकती है। और आखिर 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिससे सभ्यता समाप्त करने की धमकी देने वाले ट्रंप सीज फायर करने पर मजबूर हो गए। इन 72 घंटों में वॉशिंगटन से लेकर हंगरी तक, इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक और तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हलचल मची रही। कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई, बार बार बात बिगड़ी, फिर बात हुई और आखिरकार बात बन गई। सीज फायर की इनसाइड स्टोरी आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इसकी शुरुआत होती है 72 घंटे पहले सोमवार सुबह से, जब ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्टर समारोह में लोगों से मिल रहे थे और मध्य पूर्व में अपने दूत स्टीव विटकॉफ से फोन पर बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। ट्रंप का यह गुस्सा ईरान के 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को लेकर था। सिर्फ 72 घंटे में पूरा खेल बदल गया। कैसे एक युद्ध विराम में बदला। डेडलाइन खत्म होने से 72 घंटे पहले ईरान का 10 सूत्रीय प्लान खारिज हुआ। फिर 48 घंटे पहले अचानक पाकिस्तान की एंट्री होती है। बैक चैनल बातचीत शुरू होती है। 24 घंटे पहले नए ड्राफ्ट पर काम शुरू होता है। शर्तें बदलती हैं लेकिन बात नहीं बन पाती। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से 12 घंटे पहले ट्रंप ईरान को सभ्यता खत्म कर देने की धमकी देते हैं। इसके बाद 6 घंटे पहले जेडी वैंस और चीन की एंट्री होती है। सीधे हाई लेवल बातचीत होना शुरू हो जाती है। डेडलाइन खत्म होने से 3 घंटे पहले शहबाज शरीफ सीज फायर का एक नया फॉर्मूला रखते हैं और वो भी सोशल मीडिया पर। और 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका में शाम 8 बजे से सिर्फ कुछ मिनट पहले, यानी डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले, ट्रंप सीज फायर पर राजी हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ टाइमलाइन नहीं थी, इसके पीछे चल रहा था एक पूरा नेटवर्क, कूटनीति का ग्लोबल वॉर रूम, जिसके बीच में थे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पास हर तरफ से इनपुट आ रहे थे। फैसले भी यहीं से निकल रहे थे। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ बिना सामने आए बात कर रहे मुस्तफा खamenei। तो इस पूरे नेटवर्क का एक सिरा बने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, जिनके जरिए बैक चैनल बातचीत चली और ड्राफ्ट आगे पीछे हुए। इस पूरी डील की कमान संभाली उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने, जो आखिरी समय में सीधे बातचीत में उतरे। ईरान की तरफ से बातचीत का चेहरा बने उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जिन्होंने बातचीत भी संभाली और अंदर सहमति भी बनवाई। इस महातनाव के बीच हंगरी से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने मोर्चा संभाला। वो पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ लगातार हॉटलाइन पर थे। इधर चीन ने भी ईरान पर दबाव बनाया कि वो पीछे हटने का रास्ता निकाले। अब्बास अरागची के सामने दोहरी चुनौती थी। उन्हें न केवल अमेरिका से बात करनी थी, बल्कि ईरान के भीतर अड़े हुए IRGC को भी इस समझौते के लिए राजी करना था, जो इस पूरी डील का सबसे कठिन हिस्सा था। डेडलाइन से ठीक 3 घंटे पहले पहली बार युद्ध विराम का वो ड्राफ्ट तैयार हुआ जिस पर सभी पक्ष सहमत हो सकते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते के शॉर्ट टर्म सीज फायर का औपचारिक प्रस्ताव रखा। आखिरकार 2 हफ्तों का ये अपडेटेड प्रस्ताव
डोनाल्ड ट्रंप की मेज तक पहुंचा, जिसे पहली बार व्हाइट हाउस की हरी झंडी मिली। अमेरिका हमले रोकेगा, यानी जो सैन्य कार्रवाई तय मानी जा रही थी उसे रोक दिया गया। इजराइल सैन्य कार्रवाई रोकेगा क्योंकि उसके बिना यह सीज फायर अधूरा रहता। मध्यस्थ देश आगे की बातचीत कराएंगे, यानी यहां डील का अंत नहीं है, आगे और बातचीत होनी है, क्योंकि परमाणु विवाद अभी बाकी है और ईरान का मिसाइल खतरा भी बाकी है। इजराइल से हत्या के खतरे के कारण सर्वोच्च नेता मुश्तबा अली खामनेई पूरी तरह अंडरग्राउंड थे। वो किसी से सीधे बात नहीं कर रहे थे, केवल गुप्त संदेश वाहकों के जरिए कमान संभाल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक खामनेई खुद इस प्रक्रिया में सक्रिय थे और उनकी मंजूरी के बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाला था। आखिरकार मुश्तबा खामनेई ने समझौते को मंजूरी दे दी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अरागची और IRGC के संदेश वाहकों को अपनी तरफ से समझौता करने की अनुमति दी और युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्थायी शांति में बदल पाएगा या कुछ दिन बाद फिर टूट जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने सीज फायर का ऐलान होने के कई घंटे बाद तक इजराइल और अरब देशों पर हमले जारी रखे और इसके साथ ही अमेरिका के सामने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के लिए कड़ी शर्तें रखी। यूरेनियम संवर्धन जारी रखना भी उनमें से एक है। यही शर्त इजराइल के अस्तित्व पर खतरा बन सकती है, इसीलिए इजराइल युद्ध विराम में बाधक बन सकता है। वैसे भी इजराइल ने सीज फायर में लेबनान पर हमले रोकने की शर्त को खारिज कर दिया है, जबकि ट्रंप इस पर सहमत हो गए। यानी पेच कई हैं और मुसीबत टली नहीं। इजरायली अधिकारी कह रहे हैं कि सीज फायर सरप्राइज की तरह है। अमेरिका की ओर से इसकी जानकारी एकदम अंत में दी गई। इजरायली विपक्ष के नेता यार लैपिड ने कहा है कि इजराइल के इतिहास में ऐसी राजनीतिक त्रासदी कभी नहीं हुई। जिस वक्त फैसला लिया गया उस वक्त इजराइल बातचीत में शामिल तक नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नेतन्याहू पूरी तरह फेल रहे। ईरान की शर्तों को समझौते का आधार मान रहा है और इनमें पहली है हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहे, यूरेनियम संवर्धन को मंजूरी मिले, अमेरिका सभी प्रतिबंध हटाए, अमेरिका क्षेत्र से अपनी सेना हटाए, ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दे। प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर हो सकते हैं। ईरान की ओर से वार्ता में विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ शामिल हो सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच 15 दिन का सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा संकट अभी बरकरार है और इसकी वजह है ईरान के हमलों में अरब देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंची चोट, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसके ठीक होने में अभी वक्त लग सकता है, यानी ग्लोबल ऊर्जा संकट फिलहाल खत्म होने वाला है, इसकी उम्मीद कम है। वार्ता में मध्यस्थ पाकिस्तान के मुताबिक लेबनान में भी सीज फायर लागू हो गया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में सीज फायर लागू नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर हो सकते हैं। ईरान की ओर से वार्ता में विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ शामिल। ड्रोन हमलों की वजह से सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी के मुख्य हिस्सों में आग लग गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल और आगे के हमलों के डर से इस रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यूएई की रुवैस रिफाइनरी में मिसाइलों के मलबे गिरने से आग लगी थी, जिससे रिफाइनरी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही है। शाह गैस फील्ड में प्रोडक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में गैस की भारी किल्लत हो गई है। ईरान के हमलों में कतर के रास लफान में शेल कंपनी के एक LNG प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यात केंद्रों में से एक है। यहाँ हुए नुकसान से ग्लोबल गैस सप्लाई चेन टूट गई है। कुवैत के मीना अल अहमदी में भी हमलों की वजह से कई प्रोसेसिंग यूनिट में भीषण आग लगी थी। नुकसान इतना ज्यादा है कि पेट्रोलियम निर्यात फिलहाल 0 हो गया है। वहीं बहरीन के GPIC पेट्रोकेमिकल यूनिट्स में आग लगने से उत्पादन बंद है। EU ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया। ब्रिटेन ने हॉर्मुज में अमेरिका की मदद नहीं की। जर्मनी और फ्रांस युद्ध को गलत बताते रहे। अरब देश लंबे समय से अमेरिका के भरोसे थे, अमेरिका की वजह से ही खुद को सुरक्षित समझते थे, लेकिन युद्ध में अमेरिकी एयर डिफेंस नाकाम हो गए। अमेरिका में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी ने न केवल दुनिया को डरा दिया है, बल्कि खुद अमेरिका के भीतर भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। 70 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। रॉबर्ट गार्सिया, डेमोक्रेट सांसद, US
ट्रंप जवाबदेही से भाग रहे हैं, अब उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इल्हान ओमर, डेमोक्रेट सांसद, यूएस, ये नेतृत्व नहीं खतरा है, अमेरिका को ऐसे राष्ट्रपति से छुटकारा चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 70 से ज्यादा डेमोक्रेट सांसद अब खुलकर ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाने या फिर 25वां संशोधन लागू कर उन्हें सत्ता से बाहर करने की बात हो रही है।